हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। का नाम है AM to PM क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर क्योंकि थोड़ा सा लंबा होने वाला है वीडियो, तो इसलिए जल्दी जल्दी इसके सारे पॉइंट समझ लेते हैं। तो पहले जो हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो बता दूं कि भारत सरकार का इसका नियंत्रण के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले भी जो वीडियो थे उनमें बताया था कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो भारत की शासन व्यवस्था संभाल रहा था, और क्योंकि वह ब्रिटेन में रहता था इसीलिए वायसराय भारत में उसका प्रतिनिधित्व करता था और शासन व्यवस्था संभालता था। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भी ब्रिटिश सरकार ने यही प्रक्रिया जारी रखी थी। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि उस समय जो एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पद पर थे। जैसे वहाँ पर जब हमने मार्ले और मिंटो सुधार पढ़ा था, तो जो मार्ले थे वो उस समय ब्रिटेन में भारतीय राज सचिव थे और जो मिंटो थे वो यहाँ के वायसराय थे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो मॉन्टेग्यू थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पद पर थे और उस समय के जो वायसराय थे वो चेम्सफोर्ड थे, इसीलिए इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। उस समय जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तनख्वाह होती थी वो भारतीय खाते से दी जाती थी। वैसे वो रहता तो ब्रिटेन में था, लेकिन उसकी सैलरी भारतीय खातों से दी जाती थी। और इस बिंदु को लेकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ पैक्ट में जो हुआ था 1916 में, उसमें आपत्ति भी जाहिर किया था कि ऐसा क्यों होता है। खैर, जब हम लखनऊ पैक्ट पढ़ेंगे तो उसमें और भी चीज़ें फिर जानेंगे। अभी जो हम यहाँ 1919 पढ़े उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा एक नया विभाग बनाया जिसका नाम रखा गया हाई कमीशन फॉर इंडिया। इसका जो गठन था वो लंदन में ही किया गया था और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा बताया गया कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तनख्वाह अब ब्रिटेन के खातों से दी जाएगी और हाई कमीशन फॉर इंडिया की तनख्वाह भारतीय खातों से दी जाएगी। तो जो ब्रिटिश सरकार द्वारा नया विभाग बना था उसका नाम जरूर याद रखिएगा। उसका नाम है हाई कमीशन फॉर इंडिया। ठीक है, हाई कमीशन फॉर इंडिया। तो इसका गठन कहाँ हुआ था? तो इसका गठन हुआ था लंदन में। ठीक है, लंदन में हुआ था। तो इसमें ये बताया था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तनख्वाह ब्रिटेन के खातों से दी जाएगी और हाई कमीशन फॉर इंडिया की तनख्वाह भारतीय खातों से दी जाएगी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं प्रशासन के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि 1909 में हमने पढ़ा था कि वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें 6 सदस्य होते थे, जिसमें एक सदस्य जो था वो भारतीय था। मैंने आपसे कहा था कि पिछले वीडियो में उसका नाम मैं आपको बताऊंगी, लेकिन क्योंकि उस समय मेरे गले में थोड़ी खराश होने लगी थी इसलिए वो नाम वहाँ पर रह गया था। तो मैं अभी उनका नाम बता दे रही हूँ। वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, तो वो थे और मैं उस समय नाम बताना भूल गई जल्दी में, तो वो मैं आज आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे जो पहले भारतीय चुने गए थे 1909 में 6 सदस्यों में। इसमें एक भारतीय सदस्य भी हो सकता था। 1919 में 6 सदस्य ही थे, लेकिन उसमें ये कर दिया गया कि एक भारतीय की बजाय उसमें अब 3 भारतीयों को शामिल किया जा सकता था। ठीक है, उसमें 3 भारतीय सदस्य होते थे। इसके अलावा केंद्रीय विधायिका, तो केंद्रीय विधायिका जो है 1909 में हमने जाना था कि वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें 16 से 60 सदस्यों के अतिरिक्त सदस्य भी थे। ठीक है, उसमें कुछ सदस्य स्थायी होते थे, कुछ अस्थायी होते थे। तो स्थायी सदस्य और 5 अस्थायी सदस्यों को वायसराय के द्वारा मनोनीत किया जाता था और जो बाकी के अस्थायी सदस्य थे वो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, पृथक निर्वाचक मंडल, अलग अलग जगहों के माध्यम से वो आते थे। ठीक है, तो इसमें जब 1919 का भारत शासन अधिनियम आया तो यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर अब 2 तरह की क्या कह सकते हैं कि 2 भागों में बांट दिया जाएगा। एक हो जाएगा राज्य परिषद और एक हो जाएगा केंद्रीय विधान सभा, जिसमें से जो विधानसभा था यानी जो केंद्रीय विधानसभा था वो निचला सदन था और जो ऊपरी सदन था वो था राज्य परिषद। राज्य परिषद की जो सदस्यों की संख्या थी वो थी 60। ठीक है, 60। और जो केंद्रीय विधानसभा की सदस्यों की संख्या थी वो थी 100
1945, ठीक है। जो राज्य परिषद के जो सदस्य होते थे उनमें से जो 60 सदस्य होते थे उसमें से 33 जो थे वो निर्वाचित होते थे और 27 जो सदस्य उसमें होते थे वो मनोनीत होते थे। जबकि जो केंद्रीय विधानसभा के 145 सदस्य होते थे उनमें से 104 निर्वाचित होते थे और 41 मनोनीत किए जाते थे। जो केंद्रीय विधानसभा थी उसका जो कार्यकाल था वो 3 वर्ष का होता था और जबकि जो राज्य परिषद थी उसका जो कार्यकाल होता था वो 5 वर्ष का होता था, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा कि कौन सदस्य कितने थे, कौन ऊपर था, कौन निचला सदन था, तो ये याद रखिएगा। और 3 सदस्यों और उनका जो कार्यकाल था वो भी। विधानसभा के सदस्यों के पास जो सरकार के वित्तीय मुद्दे थे उन पर अपना मत देने का अधिकार था, ठीक है। जो विधानसभा थी उसके पास क्या था कि वो वित्तीय मुद्दों पर अपना मत दे सकता था। कोई भी कानून बनाना होता था तो दोनों ही सदनों से बिल पास होना जरूरी होता था, जैसे आज के समय में भी ऐसा होता ही है। यदि कोई एक सदन बिल पास नहीं करता था और उस वजह से वह कानून बनाने में परेशानी हुआ करती थी, तो इस समस्या को हल करने के लिए संयुक्त बैठे जैसे जॉइंट सिटिंग्स और जॉइंट कॉन्फ्रेंस, जॉइंट कमेटी जैसे मार्गों को अपनाया गया था, जो आज अभी भी आप इनके नाम सुनते होंगे। अच्छा, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में विधायिका जो थी उसको ब्रिटिश संसद की तरह ही रूप देने की प्रक्रिया चल रही थी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक जो सदस्य हैं जो उनका कार्यकाल है वो जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। निचला सदन कौन है, ऊपरी सदन कौन है, ये भी याद जरूर रखिएगा, ठीक है। अच्छा, जो इनके जो कार्यकाल थे वो आपको मैंने बता दिया। दोनों सदनों के जो अधिकार थे वो भी लगभग समान ही थे। इनमें से एक ही अंतर था कि बजट पर जो स्वीकृति प्रदान करना होता था तो उसका अधिकार सिर्फ निचले सदन को था। यानी निचला सदन कौन था, जो केंद्रीय विधानसभा था जिसमें 145 सदस्य होते थे, उनको जो है स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार होता था, ठीक है। तो ये पॉइंट भी जरूर याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि द्विशासन व्यवस्था, क्योंकि हमने यहाँ पर जो यहाँ पर था तो द्विशासन व्यवस्था भी शुरू हो गई थी, द्विशासन व्यवस्था। तो जब हमने 1861 वाला आर्टिकल पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर काफ़ी ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रांतीय विधायकों को अधिकार दे दिया गया था कि वो अपने प्रांतों के लिए कानून बना सकते थे। तो इन अधिकारों को बाद में भी प्रांतीय विधायिका, केंद्रीय विधायिका में कानून बनाने के लिए मतभेद होते रहते थे। तो इसी समस्या को खत्म करने के लिए कानूनों को 2 विषयों में विभाजित कर दिया, ठीक है। एक तो उसको बांट दिया सॉरी मैंने सही नहीं लिखा, केंद्रीय विषय में बांट दिया, ये पहला था। और दूसरा जो था वो प्रांतीय विषय था, ठीक है, प्रांतीय विषय। एक्चुअली थोड़ा सा हैंड राइटिंग बहुत इश्यू हो जाता है, कॉपी पे और ब्लैक बोर्ड में लिखने पर थोड़ा सा इश्यू आ ही जाता है, तो प्रांतीय विषय में बांट दिया गया था, ठीक है। केंद्रीय विषय में बांट दिया और प्रांतीय विषय में बांट दिया। तो वह विषय जो पूरे भारत में एक रूपता लाते थे, जैसे विदेश नीति, राजनीतिक संबंध, मुद्रा, रक्षा, ऐसे जो 47 विषय थे वो केंद्रीय विषय के अंतर्गत रखे गए थे, ठीक है। इसमें कौन कौन से आते थे, इसमें विदेश नीति आती थी, राजनीतिक यानी पॉलिटिकल रिलेशन, करेंसी, डिफेंस जैसे जो मुद्दे थे वो केंद्रीय विषय में के अंतर्गत रख दिए गए थे। प्रांतीय विषयों के अंतर्गत 50 विषयों को रखा गया था। आज भी केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषयों को जो है रखा जाता है और इनसे सवाल भी आज के दौर को लेकर पूछा जाता है। इन प्रांतीय विषयों को भी 2 भागों में विभाजित किया गया था। तो एक तो स्थानांतरित थे और दूसरे थे आरक्षित। तो स्थानांतरित विषय की जो कानून थे वो गवर्नर और भारतीय मंत्री मिलकर बनाते थे, और जो आरक्षित यानी जो रिजर्व सब्जेक्ट होते थे वो कानून गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद मिलकर बनाती थी। तो ये याद रखिएगा, जो स्थानांतरित विषय थे वो कानून गवर्नर और भारतीय मंत्री मिलकर बनाते थे, और जो आरक्षित होते थे, जो रिजर्व सब्जेक्ट होते थे वो कानून गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद मिलकर बनाती थी। इस प्रकार से हर प्रांत के लिए 2 कानून बनाने वाली संस्थाएं बन गई थी, पहली गवर्नर और भारतीय मंत्री और दूसरा गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद। इस प्रकार भारतीय स्तरों में द्विशासन व्यवस्था को लागू कर दिया गया था, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ इसके 1919 भारत शासन अधिनियम के प्रमुख पॉइंट थे जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। आगे की जो वीडियो है उसमें जो बाकी के बचे हुए अधिनियम हैं उनको पढ़कर और फिर चलेंगे संविधान सभा पर। तो आज के लिए इतना ही।
और वीडियो को प्लीज़ आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आप वीडियो को देखते हैं और पढ़ते हैं इनसे, तो प्लीज़ आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आपके पास उसका तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।